कि जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं या दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो कुछ जो चीज़ें हमने शॉर्ट में रिकैप करनी है, जरा उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पूरा फ्लैशबैक में देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखते हैं कि 712 वो टाइम पीरियड जब भारत में मुस्लिमों का, और ये मुस्लिम जो हैं वो अरब के मुस्लिम हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अरब, है ना, मुस्लिमों का प्रथम सफल आक्रमण। तो अरबियों ने सबसे पहले भारत में क्या किया है, आक्रमण किया है, और इसी वजह से भारत में इस्लाम का उदय हुआ। ठीक है। इसके बाद आते हैं तुर्की, सुबुक्तगीन, फिर इसके जस्ट बाद में आ जाएगा महमूद गजनी, और अब आता है मोहम्मद गौरी। तो 1192 वो टाइम पीरियड है जब मोहम्मद गौरी जो है वो, जल्दी से बताइए किसको हरा देगा। तो मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को तराइन की लड़ाई में हरा देगा, और इस तरह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली जाएगी। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव किस युद्ध से डाली जाएगी? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मेरे को बतानी है कि जिन भारतीय प्रदेशों को जीता गया, उन भारतीय प्रदेशों को गौरी जो है वो ऐबक को सुपुर्द कर देगा, और अपने गृह निवास कहाँ चला जाएगा, गजनी चला जाएगा। और फिर कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाएगी 1206 में। दमियक नामक स्थान में उसका गला रेत दिया जाएगा नमाज पढ़ते हुए। और इस तरह से भारतीय विजित प्रदेशों का शासक अकॉर्डिंग टू गौरी की वसीयत, है ना, या गौरी के अनुसार जो है भारतीय विजित क्षेत्रों का जो प्रशासक है वो एक गुलाम ऐबक को नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश जो है वो मोहम्मद गौरी की वफात के बाद या मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो भारतीय विजित प्रदेश हैं उन पर शासन करने का जवाबदारी अब कुतुबुद्दीन ऐबक की आ गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले दिल्ली को अपना सैनिक मुख्यालय बनाकर या दिल्ली को अपनी सैनिक राजधानी बनाकर गुलाम वंश की सबसे पहले नींव रखी। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है, गुलाम वंश से होती है। कब से होती है, 1206 से होती है, और कब तक होगी, 1290 तक। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि गुलाम वंश ने किया क्या है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा जो मैं आपको बात समझा रहा हूं। जो गुलाम वंश है इन्होंने भारत में तुर्की सल्तनत या मुस्लिम सल्तनत, कुछ भी हम लिख सकते हैं, तुर्की या मुस्लिम सल्तनत को शुरू, संगठित एवं सुदृढ़ किया है। अब यहां तीन चीजें आ गई। शुरू करेगा ऐबक महोदय, संगठित करेगा इल्तुतमिश, और सुदृढ़ करेगा बलबन। तो ये याद रखिएगा गुलाम वंश। तो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। मतलब दिल्ली सल्तनत पर 84 ईयर का शासन होगा इनका। गुलाम वंश से सत्ता छीनेंगे खलजी, जो मूल रूप से हैं अफगानी, लेकिन पूरी तरह से तुर्कियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है तो अपने आप को तुर्की ही कहते हैं। मतलब जो चीज मैं समझा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं वो सभी तुर्की हैं, सभी तुर्की हैं, मतलब तुर्कमेनिस्तान से उनका रिलेशन है। खिलजी
हैं अफगानिस्तान से, लेकिन पूरा कल्चर कहाँ का अडॉप्ट कर रखा है, तुर्की। तो ये भी अपने आप को क्या बोलते हैं, तुर्की। अब जरा खुद देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम के बाद किन्होंने सत्ता स्थापित करी है, खिलजियों ने। कितने साल सर्वाइवल किया, ओनली 30 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि सबसे कम समय तक सल्तनत पर राज करने वाला वंश, आंसर है खिलजी वंश। लेकिन खिलजी वंश का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा किए गए सुधार आज तक चल रहे हैं। खिलजियों के बाद सत्ता को जो एडॉप्ट करेंगे वो कहलाएंगे तुगलक, और तुगलक जो है 94 ईयर्स तक रूल करेंगे इंडियन सल्तनत पे। हालांकि ये भी तुर्की हैं। और जब हम तुगलकों की बात करते हैं तो तुगलकों के समय में ही मोहम्मद बिन तुगलक मतलब MBT, फिरोज शाह तुगलक मतलब FST, और नसरुद्दीन महमूद, आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में, तैमूर लंग ने अटैक किया था, मतलब तैमूर लंग का अटैक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा इनके बारे में। तो तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा समय तक रूल करता है। तो सबसे ज्यादा समय तक रूल किसने किया है, तुगलकों ने। सबसे कम समय तक रूल किसने किया है, उसी के ठीक पीछे या उसी के ठीक ऊपर है जिन्होंने। और इसके बाद तुगलकों के बाद सत्ता जो है वो आएगी किसके हाथों में, सैयद वंश के शासकों के हाथ में। ये भी दरअसल में तुर्की ही है। तैमूर लंग के आक्रमणों ने सैयद वंश को उभरने का मौका दिया, और सैयद वंश ने खुद अपने हाथों से गद्दी जो है वो लोदी वंश को सौंप दी। लेकिन लोदी जो हैं, याद रखेंगे, वो तुर्की नहीं, वो पठान हैं, मतलब अफगानी हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि दिल्ली सल्तनत के जो 4 राजवंश हैं, ये शुरुआत के जो 4 राजवंश हैं, ये तुर्की है, टर्किश है। लास्ट वाला जो है वो लोदी वंश जो है ये कैसा है, अफगानी है। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश की। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। लेकिन गुलाम वंश जो है इसी को ममलूक वंश भी कहा जाता है। यहाँ ममलूक का मतलब है कि माता पिता जिनके स्वतंत्र थे लेकिन संतानें गुलाम थीं। मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ममलूक का मतलब होता है कि माता पिता स्वतंत्र है, ये चीज। लेकिन जो संतानें हैं, जो औलादें हैं, वो क्या हैं, गुलाम हैं। तो इस वंश के आपको जो शासक मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते मिलेंगे कि माता पिता स्वतंत्र रहे हैं, मतलब किसी के अधीन नहीं रहे, लेकिन उनकी जो औलादें हैं वो अधीन थी। ठीक है, अच्छा। तो जो गुलाम वंश है इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मतलब गुलाम वंश हो गया और गुलाम वंश भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहला है कुतुबी वंश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। गुलाम वंश में पहला वंश कुतुबी वंश, और कुतुबी वंश जो है ये ऐबक से शुरू होगा, और ऐबक का बेटा जो है आराम शाह वो भी इसका अनुयायी होगा। फिर इसके जस्ट बाद में आते हैं शमसी वंश। तो शमसुद्दीन अल्तुमश मतलब इल्तुतमिश ने या अल्तुमश ने इसको शुरू किया था, और शमसी वंश को ही कहते हैं इलबारी वन वंश, मतलब इलबरी शाखा थी या इलबारी वंश वन, याद रखिएगा। अब इसी के बाद शमसी वंश के बाद ही गुलाम वंश में आएगा इलबरी टू या बलबनी वंश। तो बलवनी वंश, इसी को कहते हैं इलबरी टू, और इसका शासक जो है वो किसे माना जाएगा, बलबन को। तो हमको इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, चीजों को पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश की जिन्होंने नींव रखी उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है बड़ा खूंखार, जी हाँ, युद्ध क्षेत्र में ये खूंखार है, लेकिन असल मायने में यदि हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व को तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है, बहुत आराम से अपनी लाइफ जीता है, बहुत ईजिली तरीके से।
ये आपको पता भी चलेगा। अब यहाँ आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहली आपको चीज़ दिख रही होगी, अच्छे से देखिए, ये एक लाहौर दिख रहा है आपको, मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इस इमेज को लिया। ये दिख रहा होगा आपको लाहौर, तो मैं इसको इस तरह से ट्राइंगल में कर दे रहा हूँ, लाहौर। और दूसरी जो चीज़ है ये आपको दिख रही होगी दिल्ली। तो देखिए कहाँ है दिल्ली, तो ये है न्यू दिल्ली। ये चीज़, ये दो चीज़ें हैं। मतलब मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि जो न्यू दिल्ली है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया, सैनिक मुख्यालय बनाया था। और यहीं से पहली बार दिल्ली सल्तनत जो है शुरू होती है। हालांकि दिल्ली की जो स्थापना है वो तोमर शासक आनंद पाल करेंगे। तो दिल्ली की जो स्थापना है ये जवाबदारी जो है वो किसने ली है या किसने करी है, तो तोमर वंश के शासक हैं आनंद पाल। तो तोमर वंशीय आनंद पाल ने दिल्ली की स्थापना करी है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में दिल्ली वर्ड जो है वो सैनिक मुख्यालय बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपन ने पढ़ा था कि अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, और गजनी का जो शासक है वो किसको अपॉइंट कर दिया गया था, यालदोज को। सही है क्या? और यालदोज जो है, अच्छे से सुनिएगा, उसकी नजर हमेशा है कि वो ये चीज, मतलब जो पाकिस्तान के पास आज जो पंजाब है, मतलब ये टेरिटरी, ये वाली टेरिटरी, तो जो पाक अधिकृत पंजाब है इसको भी अपने हत्थे करना चाहता है। कौन हत्थे करना चाहता है? यालदोज। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। अगर वो दिल्ली बनाते तो निश्चित रूप में यालदोज इजीली कब्जा कर लेता, और जाने में भी टाइम लगता यहां से। तो इसलिए लाहौर में राजधानी बनाई है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहानी ऐसा कहती है कि एक बार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदोज की टेरिटरी पर हमला बोल दिया और 40 डेज तक अपने को राजा माने रहा। लेकिन जो गजनी की ज्यादातर ऑडियंस थी, जो गजनी की प्रजा थी, उसने यालदोज की लोकप्रियता के नारे लगाए और कुतुबुद्दीन ऐबक को जाने के लिए कहा। तो यालदोज के नारे लगे और ऐबक के भी नारे लगे, लेकिन ऐबक के जो नारे लगे, लोगों ने लगाए, वो गजनी से निकल जाने के लिए, और यालदोज के लिए जो नारे लगे वो उनके प्रति, यालदोज के प्रति अगाध प्रेम की कहानी बयां कर रहे थे। तो ये चीज जब समझी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि यालदोज जो है वो गजनी में लोकप्रिय है, लोग उसे चाहते हैं, उसके दिशा निर्देशन में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति जो है वो यहाँ ना रुके तो ज्यादा बेहतर होगा, तो इस चीज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने समझा और गजनी पर से अपना पूर्ण अधिकार हटाकर फिर से लाहौर आ गया। तो इस तरह से आप ये चीज जरूर याद रखेंगे कि इसमें इतना ज्यादा तसल्ली भरा माहौल था, या ऐबक जो है इस तरह से भी सहिष्णु था कि जनता की भावनाओं का आदर करके अपनी जीती हुई रियासत को उसी रियाया के नाम कर दिया जो रियाया जिस शासक के गुण गा रही थी। अब यदि हम चलते हैं आगे, तो यहां क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, यहां फलसफा लिखा है ऐबक की लाइफ का। तो अब आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो सबसे नीचे लाइन लिखी है मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं कि तुर्की शासन में गौरी की सफलता का वास्तविक श्रेय, मतलब जब भी किसी अभियान को गौरी ने किया है, तो जब भी किसी अभियान को गौरी ने किया है, तो गौरी ने हमेशा जो सेना नायक चुना है, मतलब सेना को लीड करने वाला जो व्यक्ति चुना है, तो वो हमेशा किसको चुना है? ऐबक को चुना है। तो ऐबक जो है, ये जो ऐबक जो है, इसने जितनी लड़ाइयां गौरी के दिशा निर्देशन में लड़ी हैं, इसी को कहते हैं, गौरी तुर्कमेनिस्तान का शासक था तो इसलिए तुर्की शासन।
तो तुर्की शासन में गौरी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन लड़ाइयों में यदि ऐबक को भेजा है तो जीत हमेशा हाथ लगी है। इस बात का जीता जागता प्रमाण भी है आपके पास में कि तराइन सेकंड की लड़ाई, तो तराइन सेकंड की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो हार जाते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही सैन्य कुशलता के कारण हारते हैं। और चंदावर के युद्ध में जिसके पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य था उत्तर भारत में, वो राजपूत जिसका नाम है जयचंद गहड़वाल वंशी, तो चंदावर युद्ध भी जो हारता है जयचंद, वो कहीं ना कहीं ऐबक की कार्यकुशलता से ही हारता है। मतलब तुर्कियों को जो भी सफलताएं हाथ लगी थी, स्पेशली मोहम्मद गौरी की मैं बात कर रहा हूं, उन सभी सफलताओं में एक ही व्यक्ति सबसे आगे निकल के आता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान माना जाएगा। तो दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान जो है वो किसको मान रहे हैं हम? ऐबक को। आप बोलोगे सर मोहम्मद गौरी को क्यों नहीं मान रहे हो? याद रखिए पहले पॉइंट का जो आंसर है वो ये है कि गौरी जो है इसने अपनी राजधानी बनाई है गजनी को। इसकी वैल्यू गजनी के स्वामी के रूप में जानी जाती है। इसकी राजधानी गजनी है। गजनी से इसने साम्राज्य विस्तार किया है। कहां तक? अगर मैं बोलूं तो गजनी से इसने साम्राज्य विस्तार जो किया है वो कहां तक किया है? तो आपको भी ये चीज पता है, पूर्वी बंगाल और पूर्वी बिहार तक। मतलब बंगाल प्लस बिहार प्लस दिल्ली प्लस आज पाकिस्तान का ज्यादातर रीजन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कि जो मोहम्मद गौरी है उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया है। वो गजनी का शासक है। इंडियन टेरिटरी बस उसके अधिकार क्षेत्र में है, वो उस पर रूल कर रहा है गजनी से, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहरा बनाकर। इसीलिए जब गौरी की वफात होगी तो गौरी अपनी पूरी जवाबदारी भारतीय प्रदेशों की किसको दे के चला जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली को सैनिक मुख्यालय बनाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा। ठीक है। और लाहौर को क्या बनाएगा? अपनी राजधानी। तो बस दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान, क्योंकि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से ही स्टार्ट हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने गॉडफादर के जैसे, गौरी के जैसे तुर्की व्यक्ति हैं, तो दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान किसे कहते हैं अपन? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान बोलिए या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बोलिए, आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को है। अब इसके जस्ट बाद आता है मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो मोहम्मद गौरी वो व्यक्ति है जिसने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करी थी। लेकिन याद करिए ये मोहम्मद गौरी कहां से तुर्की राज्य की स्थापना करेगा? गजनी प्रदेश से होते हुए ये भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करेगा। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से भारत में पहला मुस्लिम, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहला मुस्लिम सुल्तान कौन बनेगा, तो भारत में दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करके, भारत में दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करके पहला सुल्तान जो है वो मुस्लिम सुल्तान जो है वो यही बनेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि गौरी की जब डेथ हो जाएगी तो गौरी भारतीय प्रदेश किसको सौंप के चला जाएगा, या भारतीय प्रदेश में देख रेख का जिम्मा अब किसके हवाले हो गया? ऐबक के हवाले हो गया। इसलिए भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक अब 1206 से ऐबक को माना जाएगा और फिर ये लाइन हमेशा चलेगी। गौरी के बारे में जो सबसे बड़ी चीज है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, मतलब भारत में इस्लामिक रीजन किसने बनाया, तो आप बोलेंगे भारत में मुस्लिम साम्राज्य जो है की स्थापना जो है वो गौरी ने की है। इस तरह से। लेकिन यदि मैं पूछूं कि भारत में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना क्यों? याद करिए 1206 में गौरी की जब डेथ हो जाएगी तो फिर भारत में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य किसके दिशा निर्देशन में पनपेगा? ऐबक के दिशा निर्देशन में। और ऐबक जो है यही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है।
तो प्रथम सुल्तान ऐबक को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य जो है उसकी स्थापना इनने करी थी। क्लियर है? और यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मतलब है इस्लामिक लोग यहीं रहना शुरू करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर आजानें शुरू होंगी, मस्जिदें बननी शुरू होंगी, कुरान शुरू होगा, और इस तरह से हिंदू संस्कृति का जो परचम है या हिंदू कल्चर जो है वो धीरे धीरे ढहाने की कोशिश करता है ऐबक, और इस्लामिक रीजन को धीरे धीरे उठाने की कोशिश भी करता है। तो ऐबक जो है वो हिंदू संस्कृति को धीरे धीरे कम करेगा, इसलिए तो मंदिर तोड़ने शुरू होते हैं, शायद आपने सुना भी होगा ये चीज। और इस हिंदू संस्कृति यदि धीरे धीरे कम होगी, है ना, तो 101% है कि मुस्लिम जो संस्कृति है या मुस्लिम जो कल्चर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा। जैसे ही, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही 1206 में भारतीय विजित प्रदेशों की जवाबदारी आई ऐबक के पास, ऐबक जो है वो अपने को लीडर ही नहीं मान रहा है, जबकि लाहौर के और दिल्ली के कुछ अमीरों ने बोला कि आप राजा बन जाइए क्योंकि आपको ही विजित प्रदेश देकर गए हैं गौरी। तो ऐबक ने ये लाइन यूज करी कि मैं हमेशा से अपने मालिक का वफादार था और वफादार ही रहूंगा। मतलब मैं कभी भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता जिस सिंहासन पर कभी मेरे मालिक बैठा करते थे, लेकिन हाँ, अगर मेरे मालिक आज नहीं है, मतलब गौरी जो है वो आज नहीं है, मेरे मालिक जो हैं वो आज भले ही नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो उनका राज्य है वो मैं चलाऊंगा जरूर, लेकिन मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा जिस गद्दी पर कभी मेरे मालिक बैठते थे। मैं हमेशा दो उपाधियां, एक मलिक और दूसरी सिपह सालार, तो सिपह सालार, ये दो टाइटल लेकर मैं हमेशा उस साम्राज्य की रक्षा करूंगा जिस साम्राज्य का जिम्मा जो है या जिस साम्राज्य का जो स्वामी गौरी है वो हमेशा रहेगा। मतलब सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इसलिए हम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को क्योंकि गुलाम बंद शुरू करके दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, हमेशा गौरी का सेवक ही अपने आप को माना। और इसके लिए उसने दो टाइटल लिए हैं, कौन कौन से? मलिक और सिपह सालार। और मलिक और सिपह सालार जब टाइटल लिए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने वास्तविक रूप से और आधिकारिक रूप से कोई सुल्तान की न तो पदवी ग्रहण की और पदवी ग्रहण नहीं की, और साथ ही साथ में, पहले तो मेरी बात एक सुनिए, सुल्तान उसे कहा जाता है या बादशाह उसे कहते हैं जो अपनी आवाम पर या अपनी ऑडियंस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए या तो मुद्रा चलवाए, और वो मुद्रा उसके नाम से चल सकती है या उसके अधिकार क्षेत्र में चल सकती है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि सुल्तान जो है जनता में अपना प्रभाव दिखाने के लिए अपने शासकीय आदेश जारी करे। तो शासकीय आदेश या शासकीय फरमान को कहते हैं खुतबा। मतलब जब जनता जनार्दन को या तो सुल्तान की कोई मुद्रा बाजार में दिखती है या तो सुल्तान का कोई खुतबा या राजकीय आदेश जनता जनार्दन को प्राप्त होता है, तो ये दो बातें इशारा करती हैं सुल्तान होने का किसी व्यक्ति के लिए। नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जैसे ही सिंहासन पर बैठ तो गया, लेकिन न तो इसने कभी मुद्राएं चलवाई अपने नाम से, न तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से कोई राजकीय आदेश निकाला। वो हमेशा एक ही बात बोलता था, वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि जो भारतीय विजित प्रदेश मेरे अधिकार क्षेत्र में आए हैं, जो भारतीय विजित प्रदेश गौरी ने मुझे सौंपे हैं, उन प्रदेशों पर भले ही गौरी नहीं है, लेकिन पाक अधिकृत पंजाब, इसके बाद लाहौर, इसके बाद दिल्ली,
इसके बाद बंगाल, इसके बाद बिहार, इसके बाद राजस्थान। तो ये जो भारतीय विजित प्रदेश हैं, इनका स्वामी जब तक मैं जिंदा हूं तो हमारे गौरी ही होंगे, और मैं हमेशा उनका सेवक या उन्हीं का हमेशा सेना नायक बनकर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि गुलाम वंश शुरू कराया उनने। लेकिन पहला वैधानिक सुल्तान नहीं मानते हैं। वैधानिक सुल्तान किसी भी सुल्तान को तब माना जाएगा या तो वो अपने नाम से मुद्राएं जारी करता, या तो अपने नाम से वो खुतबा पढ़वाता, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खलीफा से अपने सुल्तान पद की स्वीकृति भी नहीं लेता है। तो ये 3 पॉइंट हैं सुल्तान के वैध बनने के। तो जो ऐबक ने नहीं किया वही आगे चल के अल्तुमिश करेगा। अल्तुमिश मुद्रा भी जारी करेगा अपने नाम से, अल्तुमिश खुतबा भी पढ़वाएगा, राज्य के आदेशों को जारी करेगा अपने नाम से, और अल्तुमिश जो है वो बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से 1229 में सुल्तान के वैधानिक पद की स्वीकृति भी लेगा। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान ऐबक है, लेकिन पहला वैधानिक सुल्तान जो है वो अल्तुमिश है। अच्छा, अब एक जो सबसे काम की चीज मेरे को आपको बतानी है वो ये है, ये बात है सन 1208 की। 1206 से रूल करना शुरू किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली को अपनी सैनिक मुख्यालय और लाहौर को राजधानी बनाकर। 2 साल उसने गौरी के नाम से हुकूमत करी। जब ये बात गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन के बेटे जो हैं, जिनका नाम है, याद रखिएगा, महमूद, तो गजनी प्रदेश के जो शासक हैं, गयासुद्दीन का पुत्र जो महमूद है, 1208 में उसने जब ये चीज देखी कि यार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम को राजा ही घोषित नहीं किया है, मेरे जो चाचा हैं मोहम्मद गौरी, उन्हीं के नाम से उन्हीं को राजा बनाकर हिंदुस्तान में या भारतीय विजित प्रदेशों में वो उनको ही सर्वे सर्वा बनाकर उनको अपना सेना नायक बनाकर रूल कर रहा है। इस स्वामी भक्ति से ये बहुत प्रभावित हुआ महमूद, ये महमूद बहुत प्रभावित हुआ। इसने तत्काल 1208 में एक चिट्ठी लिखी कि जिस गजनी में कभी मोहम्मद गौरी होकर इंडियन टेरिटरी पर रूल किया करते थे, अब वहां का बादशाह मैं हूं, गजनी प्रदेश का शासक मैं बन गया हूं अब 1208 में। तो मैं गजनी का शासक, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में कभी आती रही होगी गजनी, तो मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दासिता से मुक्त करता हूं। मतलब अब कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी के दास नहीं है, या कुतुबुद्दीन ऐबक अब गौरी परंपरा में दास नहीं है। तो एक मुक्ति पत्र भेजा जिसमें यह लिखा था कि अब जो गौरी हैं वो माफी चाहता हूं, अब जो ऐबक है वो दास नहीं है, वो खुद एक सुल्तान है भारतीय विजित प्रदेशों के। साथ ही साथ में उस समय एक चीज होती थी कि यदि आप किसी गुलाम को फ्री करते हैं और वो गुलाम यदि राजा बनता है, तो आपको नए सुल्तान को, नए राजा को एक राज की पताका भेजनी होगी। हर सुल्तान की उस समय एक राज की पताका थी, तो ये राज की पताका भी महमूद ने भेजी। और उस समय ऐसा माना जाता था कि जो भी व्यक्ति रूल करता है किसी रियासत में, वो अपने हाथ में एक विशेष अंगूठी पहनता था जिसको नक्कारा कहते थे। और जनरली जो विशेष अंगूठी होती थी वो उस राज्य का सिंबल भी होती थी। तो जनरली इसको सुल्तान पहना करते थे। तो महमूद ने स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर, कुतुबुद्दीन ऐबक की गौरी के प्रति स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको दास मुक्ति पत्र भेजा, साथ ही साथ में विजय पताका भेजी और नक्कारा भेजा। ये इस बात की ओर इशारा है कि अब जो मोहम्मद गौरी का दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, अब वो गुलाम नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, अब वो सुल्तान हो चुका है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दास्ता से मुक्त भले कर दिया है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, सुल्तान पद की स्वीकृति जो है वो इस्लाम में तो सिर्फ खलीफा देता है ना। इस्लाम में सिर्फ खलीफा ही सुल्तान को वैधानिक पद की स्वीकृति दिला सकता है, ना कि एक सुल्तान अपने गुलाम को सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति दिला सकता है।
इसी वजह से दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान नहीं है ऐबक। भले ही उसको ये दास मुक्ति पत्र मिल चुका है, भले ही उसको नक्कारा मिल चुका है, भले ही उसको विजय पताका मिल चुकी है, वास्तविकता में वो स्वतंत्र कब माना जाता, या वास्तविकता में दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कब माना जाता, जब ये सारी चीजें कोई सुल्तान न देकर उस समय तत्कालीन खलीफा देता। तो ये आपको चीजें जो है वो याद रखनी है। अब चलते हैं अपन आगे। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इन्होंने सबसे पहले दिल्ली को, दरअसल में दिल्ली के निकट एक जगह है इंद्रप्रस्थ, इसको अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था, इसको अपना आर्मी कैंप बनाया था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है वो लाइमलाइट में आ जाती है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो याद रखेंगे जो गौरी है उसका एक दास था ताजुद्दीन यालदोज, और 1206 में गौरी की डेथ के बाद गजनी का शासक किसको अपॉइंट किया गया था, यालदोज को। यालदोज की पूरी नजर थी कि पाकिस्तानी पंजाब की ओर या पाक अधिकृत पंजाब में यालदोज जो अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था। यालदोज के मंसूबों में पानी फेरने के लिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी को दिल्ली न बनाकर बनाया था लाहौर, क्योंकि लाहौर से जो एरिया है पाक अधिकृत पंजाब का वो पास पड़ेगा। तो कभी अगर मान लो यालदोज अपनी सेना लेकर निकलता है तो तत्काल ऐबक भी अपनी सेना लेकर निकलेगा और इन दोनों में बैटल होगा और अपना साम्राज्य सेफ रहेगा। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा शासक है जिसके समय में बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम शख्सियत देखें, हमने ये देखा कि इसका प्रभाव कितना है, लड़ाई में इसका वर्चस्व कितना है, तो तराइन की सेकंड लड़ाई और चंदावर की लड़ाइयां बतलाती हैं कि हिंदुस्तान के दो शक्तिशाली राजपूत शासकों को पटकनी यदि दी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और गौरी विजयी हुआ है, तो निश्चित रूप में इनकी सैन्य कुशलता और तलवारबाजी पर तो फिर शक ही नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं दूसरे उस पहलू पर जो हर सुल्तान चाहता था कि उसके बेटे यदि युद्ध क्षेत्र में निपुण बने तो फिर वो शास्त्रार्थ में भी बेहतर हों और एक अच्छे शासक के रूप में अपनी रियाया के मन में एक बेहतर प्रभाव जमाएं। तो इसी कड़ी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इनको द्वितीय हातिमताई भी कहते हैं। यह द्वितीय हातिमताई से मतलब है कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाज उल सिराज बताते हैं कि हमेशा किसी भी गरीब की मदद के लिए तत्पर रहता था। मतलब इन द सेंस कि जैसे वर्तमान समय में आज मुख्यमंत्री लोगों की परेशानियां सुनते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भी समय मिलता ये अपने दरबार में लोगों की परेशानियां जरूर सुनता, और जब तक लोगों की परेशानियों का हल नहीं ढूंढ लेता वो नेक्स्ट समस्या की तरफ नहीं बढ़ता था। जैसे आपने हातिम ताई देखा होगा कि उसको हर एक टास्क मिलती जाती, हर एक परेशानी मिलती जाती, वो अल्लाह की मदद से या अल्लाह पर ट्रस्ट के जरिए उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन में रिजॉल्व करता हुआ आगे बढ़ जाता था। तो इस तरह से द्वितीय हातिम ताई भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुरान का पाठ बड़े मीठे स्वर में करते थे। मतलब कुरान जो है उसकी किसी आयत में या किसी पॉइंट पर किसी को कुछ भी अगर दिक्कत हो तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक से कुरान की आयतों को पूछ सकता था, उनके अनुवाद को पूछ सकता था, और कई बार तो कुरान की आयतों को चलते फिरते ये हमेशा गुनगुनाते रहते थे, और वो भी काफी सुरीले ढंग में। तो इसी वजह से बहुत से मुस्लिम इतिहासकार कुरान से इस तरह से लगाव के कारण कि मानो कुरान के रूप में या एक धार्मिक बुक के रूप में एक इंसान ही लगातार चलता जा रहा है, इसी वजह से इनको कुरान खां का टाइटल दिया गया। लाख बख्श भी इनको कहा जाता है कि किसी भी गरीब को जितनी जरूरत होती उसकी जरूरत से उसको हमेशा ज्यादा ही फायदा दिया है या ज्यादा ही दान देते थे। तो इस वजह से सामने वाले को जितनी जरूरत है अगर उससे ज्यादा मिलेगा तो इसलिए इसकी उदारता के कारण इनको एक टाइटल मिलता है जिनको कहते हैं लाख बख्श। इसी तरह से इनको एक टाइटल और मिलता है जिसको कहते हैं पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला भी, और चंद्रमा के समान मुख वाला व्यक्ति है ये, इसलिए शुरुआत में इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था ऐबक।
तो इस तरह से ये दो टाइटल जो हैं, एक है पील बख्श, याद रखिएगा, हाथियों का दान करने वाला, और दूसरा जो टाइटल है जिसको हम कहते हैं पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला, और दूसरा जो टाइटल है चंद्रमा के समान मुख वाला ऐबक। ये दोनों के दोनों टाइटल जो हैं ये आपको इस तरह से दिए जाते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि गौरी ने, अच्छे से सुनेंगे, मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीता और तराइन का दूसरा युद्ध जीतकर पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन याद रखिएगा, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को कंट्रोल नहीं करेंगे गौरी। गौरी जो हैं हिंदुस्तानी प्रदेश ऐबक को सौंप जाएंगे, मतलब जो विजित प्रदेश है वो ऐबक को सौंप जाएंगे और ऐबक से बोलेंगे कि मेरी गैर मौजूदगी में, क्योंकि मैं कहाँ का शासक हूं, मैं गजनी का शासक हूं, तो मैं गजनी से इंडिया को रूल करूंगा, लेकिन आप हिंदुस्तान में रहकर मेरी बादशाहत को आगे बढ़ाओगे। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नो डाउट गौरी ने करी, लेकिन उस काम को रियलिटी में जिस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गौरी ने जब तराइन का सेकंड युद्ध जीता और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, तो गौरी ने ऐबक को कहा कि इस विशाल जीत की याद में एक ऐसी इमारत का निर्माण करो जो आने वाली सदियां देखें, और जैसे ही उस इमारत पर उनकी नजर पड़े तो फिर उनको हिंदुस्तान में गौरी की फतह और ऐबक की फतह याद आए। तो इसी से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने बनाई थी, याद रखिए क्या बनाया था उसने बनाया था कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार दरअसल में ये 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, और ये 5 मंजिला इमारत जो है वो इस्लामी उद्घोष का नमूना भी है, मतलब इस्लाम हिंदुस्तान में एंटर कर गया है, इसको ये मस्जिद हमेशा बताती रहेगी। तो इस्लामी उद्घोष का नमूना। और यदि मैं बात करूं कि इसको बनवाने के लिए सबसे पहले किसने काम करना स्टार्ट किया था, ऐबक ने काम करना स्टार्ट किया था। 5 मंजिला इमारत है ये, और 5 मंजिला इमारत जो है इसका काम निश्चित रूप में ऐबक ने शुरू कराना स्टार्ट किया, लेकिन 610 में ऐबक की डेथ हो जाएगी, तो इल्तुतमिश ने फिर इसको पूरा कराया था। मतलब जो ये आप देख रहे हैं, ये जो पिलर आप देख रहे हैं इतनी बड़ी, ये है दरअसल में कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिला इमारत है, 225 फीट या 71.4 मीटर, ये इतनी जो हाइट है ये है 71.4 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है इस तरह से। और ये जो है ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5 सेगमेंट में ये डिवाइड है। तो ऐबक ने इसको बनाने का काम शुरू किया, अल्तुमिश ने इसका काम पूरा किया था। आगे चलकर आप देखेंगे ये चीज कि फजल इब्नु अली ने इसकी स्थापना करी थी या इसको बनाया था। ये इसके स्थापत्यकार हैं इब्नु अली, इसको स्थापत्यकार हैं, इसके स्थापत्यकार हैं। लेकिन आप लोगों ने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर कर दूं कि 4थी मंजिल में फिरोज शाह तुगलक के समय पे आकाशीय बिजली गिरती है। ये 4थी मंजिल में आकाशीय बिजली गिरती है, तो फिर 4थी मंजिल में आकाशीय बिजली गिरेगी तो 5वीं मंजिल को भी नुकसान पहुंचेगा। तो 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल को सही करवाएंगे FST, फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इसी परिसर में जहां पर ये कुतुब मीनार है, इसी परिसर में जैन मंदिरों को तोड़कर और कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़कर, तो जैन मंदिर और
हिंदू मंदिरों को तोड़कर यहां बनाई जाएगी इस्लाम में तुर्कों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद। तो तुर्कों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद को ही कहते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये गैर इस्लामिक शैली में बनी है। यहां गैर इस्लामिक शैली में बनी का मतलब ये हुआ बेटा जी कि हिंदू मंदिरों को और जैन मंदिरों को ऊपर से ढाया गया है, लेकिन उनकी बेस रहने दी है, उनकी जो दीवारें हैं वो रहने दी हैं, और उनकी दीवारों के ऊपर ही मस्जिद को इस तरह से लुक दे दिया गया है, ये वाला लुक दे दिया गया है। तो आप ये चीज जरूर याद रखेंगे कि तुर्कों द्वारा हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद किसको बनवाया गया है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को। और ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 2 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये एक व्यक्ति हैं जो उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये आप जो नाम देख रहे हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये उनकी जो है ये मज़ार शरीफ है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही की स्मृति में कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को शुरू करवाया था या बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये क्यों मानते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना सर्वे सर्वा, इसको हम समझेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लो कि ये जो आपको दिख रही है तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद, जिसको कहते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम को समर्पित करके बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार भी है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी आती है। अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। तो अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसको विग्रहराज विशलदेव ने बनाया था। तो विग्रहराज विशलदेव, तो विग्रहराज विशलदेव ने जो संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई थी, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया था, इस विश्वविद्यालय से हिंदू और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उस समय है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पढ़ाने वाले लोग हिंदू आचार्य के साथ में बौद्धाचार्य भी हैं। तो विग्रहराज विशलदेव के द्वारा बनाए गए संस्कृत विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके जो व्यक्ति है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मात्र 2.5 days में, 2.5 दिन में एक मस्जिद बना के रख देते हैं, जो सच में बहुत बड़ी करिस्तानी है। तो इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा मात्र 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में है, और इसी वजह से भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को याद किया जाता है। मतलब जैसे ही गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेंगे और गौरी जवाबदारी देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के लिए तुम्हें यहाँ मस्जिदें बनानी पड़ेंगी, मस्जिदें वहां बनाओगे जहां लोग ऑलरेडी आते होंगे, यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराना है तुमको, है ना। तो कहने का मतलब है कि मंदिरों को ध्वस्त करके ही उस जगह पर मस्जिदें तामील कराई गई हैं। अब यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में इन 2 लोगों को संरक्षण दे रखा था। पहले व्यक्ति का नाम है हसन निजामी और दूसरे व्यक्ति का नाम है फक्र ए मुदव्विर। तो हसन निजामी ने ताजुल मासिर ग्रंथ लिखा है, जबकि फक्र ए मुदव्विर ने आदाब उल हर्ब आसुआजात ये ग्रंथ लिखा है। और इन दोनों ग्रंथों में कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बड़ा शहंशाह, बड़ा एम्परर के तौर पर इन दोनों राइटरों ने बताया है कि जीत में इसके मायने अगर ऐसे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जैसा शख्सियत भी अपने घुटने टेक देता है, तो युद्ध कौशल में ये किस लेवल पर होगा आप समझ सकते हैं। वहीं गरीबों की मदद करने में जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा देता है, इसलिए दुतिम हातिम ताई भी कहते हैं। मतलब उदारता का भी अगर पुट इसमें सबसे गहरा है
तो फिर सौष्ठव का, हिम्मत का, ताकत का भी पुट इसमें उतना ही ज्यादा बलशाली है। तो कुल मिलाकर ये दो इतिहासकार हैं जिनको आपको नाम याद रखना है, हसन निजामी और फक्र मुदव्विर। इन दोनों ने अपनी अपनी जो रचनाएं रखी हैं, इन रचनाओं में 101% किसको सर्वे सर्वा माना है? तो जिसको सर्वे सर्वा माना है उसका नाम आप जानते ही हैं। नाम क्या है उसका? तो याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं बात करूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसको पोलो या चौगान खेल खेलने का बड़ा शौक था। जी हाँ, ये पोलो या चौगान खेल वही है जिसमें घोड़े पर चढ़कर बॉल को हिट किया जाता है। तो शुरुआती समय में जो नामुराद सैनिक होते थे, जो सल्तनत के साथ में बगावत करते थे, उनके सरों से पोलो खेला जाता था। कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में। लेकिन अब तुर्की परंपरा की शुरुआत हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के पहले वंश के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी है। तो कहीं लोग डर ना जाएं या कहीं लोगों के मन में सुल्तान को लेकर नेगेटिविटी ना आ जाए, इसी वजह से इन्होंने बॉल बनाई, कपड़े की गेंद बनाई और घोड़े पर चढ़कर उस गेंद को इस तरह से खेलते थे। तो चौगान, जिसको चौगान कहते थे तुर्कमेनिस्तान में, असल में उसको पोलो कहते हैं। तो पोलो खेल की सबसे पहले शुरुआत किसने करी है? नाम है तुर्कों ने। स्पेशली कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जिक्र आता है इस खेल में। और इसी खेल को जब वो खेल रहे थे तो घोड़े से गिरकर गेंद मारने के चक्कर में इनकी जो डेथ है वो हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौगान या पोलो खेलते समय कौन सा वो शासक है जो घोड़े से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, लाहौर से अपनी सैनिक राजधानी नहीं, प्रशासनिक राजधानी बनाए हुए था। प्रशासन के कार्यों को लाहौर से देख रहा था, इसलिए जैसे ही उसकी डेथ होगी तो उसको लाहौर में ही दफनाया जाएगा। और आप ये देख रहे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको क्या दिख रहा है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको मकबरा दिख रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसकी डेथ के बाद उसका जो बेटा है, जिसका नाम आप सामने देख रहे होंगे, उसके बेटे का नाम है आराम शाह। तो आराम शाह जो है वो राजा बनता है। आराम शाह जैसे ही राजा बनेगा, उसकी रुचि जो है वो प्रशासनिक कार्यों में नहीं है। अभी काफी छोटा है, अभी काफी अल्पवयस्क शासक है। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य का संचालन किया था, आराम शाह वो व्यक्ति है जिसमें वो गुण नहीं है कि वो सैन्य संचालन कर सके या गुलाम वंश की परंपरा को आगे बढ़ा सके। अच्छे से सुनिएगा, इसी वजह से जो दिल्ली सैन्य राजधानी थी, वहां के कुछ लोगों ने जब आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद लाहौर में राजा बने सुनने का समाचार प्राप्त किया, तो तत्काल उन्होंने, मतलब दिल्ली के जो अमीर तुर्क हैं, जो कि सैन्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे ऐबक के साथ में, उन्हीं ने बदायूं के गवर्नर अल्तुमिश को एक चिट्ठी लिखी कि आपके जो ससुर हैं उनका इंतकाल हो गया है और आपके ससुर के इंतकाल के बाद में उन्हीं के बेटे, जिसका नाम है आराम शाह, उसको गद्दी दी गई है। लेकिन आराम शाह काफी अल्पवयस्क हैं, वो प्रशासनिक कार्यों को अच्छे से नहीं संभाल सकेगा। तो इसलिए हम सभी दिल्ली के तुर्क सरदार आपको आमंत्रित करते हैं कि आप रूल करिए या अगले शासक बनिए, और दिल्ली में ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है लाहौर की तुलना में। तो इसलिए आप आराम शाह को हराइए और फिर बड़े आराम से दिल्ली को आप प्रशासनिक राजधानी बनाकर यहां से गुलाम वंश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ये पत्र जब मिलता है अल्तुमिश को, अल्तुमिश इस पत्र से सहमत होता है और इस तरह से इन दोनों शख्सियत के बीच एक लड़ाई होती है जिसको जूद की लड़ाई कहते हैं। और इस जूद की लड़ाई में बदायूं का जो गवर्नर है, मतलब अल्तुमिश है, वो जीत जाता है। और जीतने के बाद फिर अल्तुमिश के एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। मतलब दिल्ली सल्तनत जो शुरू हो चुकी है गुलाम वंश के साथ में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रख दी है, लेकिन गुलाम वंश को
जो संगठित करने की सबसे पहली कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि गौरी और ऐबक के दिशा निर्देशन में हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों को जीत लिया गया है, लेकिन अब जीते गए राज्यों को संगठित करना नए सिरे से, और संगठित करने के बाद सही तरीके से उन पर रूल करना, ये जवाबदारी अब संभालेगा बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से अपनी प्रशासनिक राजधानी से कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उस समय उनके दामाद जो हैं, जिनका नाम है इल्तुतमिश, वो बदायूं के गवर्नर हैं। और ऐबक को बीच बीच में बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश की अच्छाइयों के बारे में भी खबरें आती रहती हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इल्तुतमिश जो हैं वो अपनी रियाया के साथ या लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। तो इस तरह से अब एक नए अध्याय की शुरुआत होती है कि ऐबक की डेथ के बाद 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए आराम शाह जो राजा बनता है, आराम शाह का राजा बनना दिल्ली के तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इल्तुतमिश को बुलाया और इल्तुतमिश या अल्तुमिश आकर अब दिल्ली पर रूल करना शुरू करते हैं, क्योंकि जूद की लड़ाई में वो हरा देते हैं किसको? आराम शाह को। तो इसके बाद इल्तुतमिश के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।